हेलो फ्रेंड्स। रामचंद्र गुहा की बुक इंडिया आफ्टर गांधी से आज हम जानेंगे भारत की आज़ादी से लेकर 2014 तक का इतिहास। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्रीडम एंड पार्टीशन। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली। ब्रिटिशर्स ने जून 1948 तक भारत की आज़ादी का प्लान बनाया था, लेकिन देश में बढ़ रहे कम्युनल टेंशन्स की वजह से एक साल पहले 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला वाइसरॉय माउंटबेटन ने किया। 15 अगस्त 1954 में जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था, इसलिए 15 अगस्त का दिन ही चुना गया। वाइसरॉय माउंटबेटन का मानना था कि जितने ज़्यादा दिन वो इंडिया में रुकेंगे, उतनी कम्युनल वायलेंस से हो रही तबाही की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स पे आएगी। इसलिए उन्होंने तय समय से एक साल पहले ही भारत छोड़ने की घोषणा कर दी। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ ही इंडिया का पार्टीशन भी कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि पार्टीशन हुआ ही क्यों? ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज ने हिंदू मुस्लिम्स के आपसी रिलेशन में दरार डाल दी थी। इसी का फायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया। 1930 में जिन्ना को कांग्रेस में कोई बड़ा रोल न मिलने की वजह से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू कर दी। 1946 के इलेक्शन को कांग्रेस डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ी, वहीं मुस्लिम लीग, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी, मुस्लिम्स के लिए अलग से राज्य बनाने के मुद्दे पर लड़ी। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में लीग की जीत हुई, जिससे जिन्ना के हौसले और बढ़ गए और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की और बंगाल में दंगे शुरू हो गए, जो पूरे देश में फैलने लगे। 1946 से 1947 तक कई जगहों पर दंगे होते रहे। इसी वजह से पार्टीशन के लिए सारी पार्टीज मान गई। पार्टीशन के बॉर्डर डिसाइड करने के लिए माउंटबेटन ने साइरिल रेडक्लिफ को सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया, वो भी बिना किसी सेंसस और रेफरेंस मैप्स के। माउंटबेटन ने बाउंड्री की घोषणा आज़ादी के बाद 17 अगस्त को की, ताकि आज़ादी के बाद होने वाले दंगों की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स पे ना आए। समय से पहले पार्टीशन और आनन फानन में बनाई गई बाउंड्रीज की वजह से 12 मिलियन लोगों को अपना घर बार छोड़कर अनजान जगहों पर माइग्रेट करना पड़ा और इससे जुड़े दंगों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद भारत में 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें राजाओं का शासन था। इन्हें इंडियन यूनियन में मिलाने का काम होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने बखूबी निभाया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लगभग 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन से जुड़ने के लिए कन्विंस कर लिया। वो बड़े राज्य जो इंडियन यूनियन से नहीं जुड़े थे वो थे ट्रावनकोर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। ट्रावनकोर एक डेवलप्ड स्टेट था। वहाँ के दीवान पहले तो इंडियन यूनियन में जुड़ने से मना करते रहे। एक दिन उन पर सोशलिस्ट पार्टी के एक मेंबर ने जानलेवा हमला कर दिया। इससे डर के ट्रावनकोर के दीवान इंडियन यूनियन में जुड़ने के लिए राजी हो गए। जूनागढ़ पाकिस्तान के सिंध रीजन से लगा हुआ था। वहाँ के नवाब मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। वहाँ के नवाब ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला लिया। इसके खिलाफ वहाँ की हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने आंदोलन छेड़ दिया। इससे घबराकर नवाब पाकिस्तान भाग गए और वहाँ प्लेबिसाइड करवाने के बाद उसे इंडिया में जोड़ दिया गया। हैदराबाद के रूलर निज़ाम मुस्लिम थे, वहीं वहाँ की पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू थी। हैदराबाद की कांग्रेस पार्टी ने निज़ाम से इंडिया को ज्वाइन करने की डिमांड की और जगह जगह प्रोटेस्ट का आयोजन किया। निज़ाम ने उन्हें रोकने के लिए रज़ाकार्स आर्मी का गठन किया। रज़ाकार्स आर्मी के डर से हिंदू पॉपुलेशन हैदराबाद से बाहर माइग्रेट करने लगी। इससे पहले स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती, वल्लभ भाई पटेल जी ने भारतीय सेना को भेजकर हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले लिया। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनिक स्टेट था। वहाँ के रूलर डोगरा राजपूत हिंदू थे, वहीं कश्मीर वैली में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी और जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा और लद्दाख में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। वहाँ के प्रसिद्ध लीडर शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का गठन किया। उन्होंने स्टेट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की डिमांड की। वहीं महाराजा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो ना तो इंडिया ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। पूंछ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन महाराजा के कुछ पॉलिसीज से नाराज थे, उन्होंने महाराजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर लेने के लिए इस आंदोलन को सपोर्ट किया। ट्राइबल मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर में हमला कर दिया और अटैक करते करते बारामुल्ला तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने काफ़ी लूटपाट मचाई। इससे डर के महाराजा ने इंडिया से मदद की गुहार लगाई और प्रोटेक्शन के बदले इंडिया में ज्वाइन होने को राजी हो गए। 1950 में कश्मीर भारत का हिस्सा घोषित कर दिया गया। एरा ऑफ जवाहरलाल नेहरू के शासन को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफॉर्म्स। पार्टीशन के बाद सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करना। BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर हिस्सा ब्रिटेन के मॉडल से लिया गया। कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस पर चर्चा हुई और उनसे अच्छे पॉइंट्स लेते हुए
3 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली भारत पे लागू हुआ, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने और पहला जनरल इलेक्शन जीतने के बाद नेहरू ने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए कई बिल पास किए, जैसे मैरिज बिल, एडॉप्शन बिल, सक्सेशन बिल, जो केवल हिंदू पॉपुलेशन के लिए लाए गए थे। मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए रिफॉर्म्स न लाने के 2 कारण थे। पहला, नेहरू का यह मानना था कि पार्टीशन के बाद मुस्लिम्स को कुछ सालों तक डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरा, मुस्लिम समाज की तरफ से रिफॉर्म्स लाने के लिए कोई बड़ा लीडर सामने नहीं आया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक मॉडल। पार्टीशन के बाद भारत का 3/4 वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में कार्यरत था। समाज में लिटरेसी बहुत कम थी और कास्ट इनइक्वालिटी ज़्यादा थी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और एग्रीकल्चर आउटपुट कम था। बड़े बड़े जमींदारों का ज़्यादातर ज़मीनों में कब्जा था। इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सेंट्रलाइज प्लानिंग अडॉप्ट किया गया और प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर फोकस करके बनाया गया। इसे बनाने में मेन रोल पीसी महालनोबिस का था। महालनोबिस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की थी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। दूसरा 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस किया गया। रशिया की मदद से भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना हुई। देश के 4 कोनों में 4 IITs की स्थापना की गई और साथ ही बाढ़ और सूखे की समस्या से बचने के लिए डैम्स बनाए जाने लगे। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के बाद कई जगह से भाषा के आधार पे नए स्टेट्स बनाने की डिमांड्स होने लगी, जैसे गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र, वैसे ही तेलुगु, ओडिया और पंजाब। 1949 में इस पर विचार करने के लिए JVP कमेटी बनाई गई, जिसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया। JVP कमेटी ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड को खारिज कर दिया। 1952 में एक आम आदमी पोट्टी श्रीरामुलु ने मद्रास में तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की डिमांड को लेकर फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इन सब को नकारते हुए किसी भी प्रकार के रीऑर्गेनाइजेशन से इनकार कर दिया। 58 दिन तक फास्ट करने के बाद श्रीरामुलु की मौत हो गई, जिससे तेलुगु मेजॉरिटी एरियाज में दंगे और लूटपाट शुरू हो गई। दंगों की वजह से नेहरू अलग आंध्र स्टेट बनाने की डिमांड को मान गए। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद बाकी जगहों से भी लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाने की डिमांड बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए सरकार ने 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में जमा की। उसके आधार पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया और कई नए स्टेट्स बनाए गए। इंडो चाइना वार। चाइना ने 1957 में तिब्बत में कब्जा कर लिया और तिब्बत की लोकल पॉपुलेशन ने चाइना के खिलाफ रिबेलियन छेड़ दिया। तिब्बत के लीडर दलाई लामा गिरफ्तारी के डर से इंडिया आ गए और उन्हें इंडिया ने असाइलम दे दिया। तिब्बत में कब्जा करने के बाद चाइना लद्दाख के कुछ हिस्सों को भी हथियाने की कोशिश में था, जिससे इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस खराब होने लगे। चाइना ने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई मैकमोहन लाइन यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया। चाइना तिब्बत के रास्ते में पड़ने वाले अक्साई चिन, जो कि भारत में है, उसे हथियाना चाहता था और उसके बदले नॉर्थ ईस्ट में अपना क्लेम छोड़ने को तैयार था। और भारत ना तो अक्साई चिन और ना तो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी एरिया चाइना को देने के लिए राजी था। नेहरू और चाओ एन लाई के बीच में कई लेटर्स का आदान प्रदान हुआ। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, दोनों कंट्रीज के रुख इन टेरिटरीज को लेकर सख्त होता गया। कई बार चाइना ने घुसपैठ की, जिससे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन की इमेज खराब होने लगी। उस समय के आर्मी जनरल थिमैया चाइना के खिलाफ जंग की तैयारी करना चाहते थे और मॉडर्न आर्म्स खरीदना चाहते थे, लेकिन कृष्णा मेनन पाकिस्तान ना कि चाइना को थ्रेट मानते थे और आर्म्स खरीदने के सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते थिमैया ने इस्तीफा दे दिया। नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की वजह से वो ना तो USA और ना तो रशिया से हथियार खरीदना चाहते थे। पब्लिक प्रेशर की वजह से बॉर्डर को बदल भी नहीं सकते थे और चाइना के साथ कोई समझौता भी नहीं कर सकते थे। 1962 इलेक्शन में, जिसमें कांग्रेस को फिर से मेजॉरिटी मिली, उसके बाद चाइना ने ईस्ट और वेस्ट दोनों इलाकों में इंडिया में अटैक कर दिया। चाइना की तैयारी और पहाड़ों में लड़ने के एक्सपीरियंस के सामने इंडिया की बहादुर सेना भी कुछ नहीं कर सकी। 1 महीने के अंदर चाइना ने इंडिया का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। सर्दियों के आ जाने और US के भारत को सपोर्ट की वजह से चाइनीज आर्मी वापस लौट गई, लेकिन इस हार ने नेहरू गवर्नमेंट की कमर तोड़ दी और साथ ही इंडिया ने अमेरिका से आर्म्स खरीदना शुरू कर दिया। 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री एरा। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के कार्यकाल को उनके ही स्लोगन से समझा जा सकता है, जय जवान जय किसान। चाइना के साथ हारने के बाद शास्त्री ने फौज को मजबूत करने के लिए बहुत से कदम उठाए। वहीं किसानों के लिए कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया और साथ ही बजट में एग्रीकल्चर में खर्चा होने वाले पैसों को भी बढ़ा दिया। इंडो पाक वॉर 1965।
1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच रन ऑफ कच्छ में झड़प हुई। सरप्राइज अटैक होने की वजह से इंडिया की आर्मी को भारी नुकसान हुआ। इससे पाकिस्तान का हौसला और बढ़ गया और पाकिस्तान कश्मीर में मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देने लगा ताकि उन्हें वॉर के लिए प्रिपेयर किया जा सके और वक्त आने पे वो कश्मीरी लोगों को उकसा सकें भारत के खिलाफ। ओवर कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान ने भारत में डायरेक्ट अटैक कर दिया। पाकिस्तान का इरादा कश्मीर को जम्मू से अलग करने का था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कश्मीर को बचाने के लिए पंजाब और राजस्थान से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक लॉन्च कर दिया। इसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी सेना का बड़ा हिस्सा पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे भेजना पड़ा। दोनों देशों के बीच टैंक वार कई दिनों तक चला और पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अंत में यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया और रशिया ने मीडिएशन की पहल की। रशिया के तक्षेंत में इंडिया और पाकिस्तान ने तक्षेंत एग्रीमेंट साइन किया। 11 जनवरी 1966 में तक्षेंत में लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच पावर स्ट्रगल चला, जिसमें इंदिरा गांधी जीत गई और देश की अगली प्रधानमंत्री चुनी गई। पाकिस्तान के साथ युद्ध में सिख सोल्जर्स की बहादुरी और सिख फार्मर्स की हॉस्पिटैलिटी से इंप्रेस होकर सरकार ने हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करते हुए पंजाब स्टेट का गठन किया और साथ ही चंडीगढ़ को पंजाब को देने का वादा किया। 1967 जनरल इलेक्शंस। 1967 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ और रीजनल पार्टीज मैदान में थी। कांग्रेस मेजॉरिटी पाने में कामयाब रही, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके और केरला और वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट अलायंस की सरकार बनी। इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी ने देश के विकास के लिए सोशलिस्ट मॉडल अपनाया। उनका फोकस गरीबों और माइनॉरिटीज के विकास और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने में था। 1969 तक सीनियर कांग्रेस के लीडर्स की वजह से इंदिरा गांधी कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रही थी। 1969 में प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के बाद इंदिरा गांधी ने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू किए। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई को मिनिस्टर के पद से हटा दिया और बैंक नेशनलाइजेशन का ऑर्डिनेंस पास करवाया, जिससे 14 प्राइवेट बैंक पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों में छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी बैंक्स की ब्रांचेस खुल गईं। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद नए प्रेसिडेंट्स के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस ने संजीवा रेड्डी को सपोर्ट किया और अपोजिशन ने सीडी देशमुख को। वहीं इंदिरा गांधी ने पार्टी से अलग हटकर वीवी गिरी को सपोर्ट किया। अंत में वीवी गिरी वोटिंग में जीत गए, जिससे कांग्रेस के लीडर्स बौखला गए और इंदिरा गांधी को पार्टी से उन्होंने निकाल दिया। पार्टी से अलग होकर इंदिरा गांधी ने अपनी एक अलग कांग्रेस पार्टी बनाई। कांग्रेस पार्टी अब 2 गुटों में बढ़ गई, कांग्रेस ओ यानी कि ओल्ड लीडर्स और कांग्रेस आर यानी कि रिफॉर्म्ड, जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी थी। इंदिरा गांधी के प्रो प्रूवर और सोशलिस्ट पॉलिसी की वजह से लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट उनको मिला और वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे बनी रहीं। 1971 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन की डेट से 14 महीने पहले ही इलेक्शंस की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी के खिलाफ अपोजिशन, कांग्रेस ओ, जनसंघ और कई रीजनल पार्टीज ने ग्रैंड अलायंस की घोषणा की। जहां इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, वहीं अपोजिशन का नारा था इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी को इलेक्शंस में भारी बहुमत मिला और उनकी पार्टी कांग्रेस आर ही अब एक कांग्रेस पार्टी रह गई थी। दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। 1970 से लेकर 2014 तक की हिस्ट्री इसके अगले पार्ट में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।